हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष कुमार मौर्य, आपका लेमडा फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी स्टेट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो बच्चों जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। और बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था आपके साथ। वैसे ही बच्चों आज के लेक्चर में हम जब सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन किसकी है से फाइंड आउट करेंगे। साथ ही बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे आपके साथ वन बाय वन करके। तो बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चे आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए कि आने वाला जो हमारा टॉपिक्स है जैसे सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो डिट्टो इसी पर बेस्ड है और हमारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं बच्चों आपको बस यही कहूंगा कि अगर आप कंप्लीटली वीडियो को देखते हैं एंड तक तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर और बच्चे आप बोलेंगे कि सर मेरा कंसेप्ट हो गया है क्लियर और मैं हो गया हूं जिंगालाला जिंगालाला जिंगालाला। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बच्चों जैसा कि आपको बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा होगा, हमें करना है केवल इसे एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकलेगा वही आज का डिस्कशन होगा आपके साथ और उससे हम इसे बोर्ड पर रिटेन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि यह है कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड को हमने मान लिया ये बुक ही है, क्या है कार्डबोर्ड है। और इस बुक में हमने क्या किया, दो होल्स कर दिए इस तरह और इसी होल से वायर को हम पास कराते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक वायर पास कर रहा है इससे। तो बच्चों इस वायर का एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। ये जो एंड है बच्चों ये अमीटर से कनेक्ट है और बच्चों अमीटर करता क्या है, वो करंट को मेजर करता है। जब इससे करंट पास करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, कितना होगा वो मेजर करके बता देगा। और अमीटर कनेक्शन किया गया है की से, की मतलब स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, और की का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया गया है और वायर का जो दूसरा एंड है वो डायरेक्ट कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें करंट डायरेक्शन शो किया गया यहां पर, यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सर्किट है वो ऑन है और ऑन होने का पहचान एक तो डायरेक्शन दिखाया गया है करंट का, दूसरा का ये है कि यहां पर देखिए डॉट लगाया गया है। तो स्विच में डॉट है, अगर हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहां पर जो लाइन ड्रा किया गया है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और ये शेप आपको यहां पर सर्कल जैसा लिख रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो सर्कुलर है। तो आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये शेप कैसे फाइंड आउट हुआ यहां पर। तो मैं बच्चों पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम किसी भी कार्डबोर्ड पर आयरन की फाइलिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं और कार्बन को थोड़ा सा टैप कर देते हैं तो तुरंत ही जो आयरन फाइलिंग डिस्ट्रीब्यूट है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह अरेंज होता है कि वो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रा किया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो शेप है वो कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर दिख रहा है। तो हम इसी बात को रिटेन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा पहला मोटिव यही होता है कि शेप क्या होता है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सर्कुलर। ठीक है, और बच्चों हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों आप गौर से देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है, यहां सर्कल है और ये सर्कल बहुत ही स्मॉल है और आगे अगर बढ़ेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये सर्कल का जो साइज है बढ़ता जाएगा। जैसे इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये सर्कल बड़ा और साइज बढ़ता जा रहा है सर्कल का। इस साइड से भी देखिए, इस तरह ड्रा किया गया होगा और इसको कंप्लीट कर देंगे तो सर्कल दिखेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, यानी हमें क्या नोटिस किया कि वायर के पास सर्कल छोटा है, मतलब स्मॉलर है, और वायर से दूर जा रहे हैं तो साइज क्या और बढ़ता जा रहा है सर्कल का। और इसका जो सेंटर है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब कि सीधा नहीं है, ये भी एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है। ये सर्कल जो है बहुत ही बड़ा है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट क्या दिखेंगे, तो जो छोटा सा पार्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, इसलिए यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रा किया गया। ये भी एक सर्कल ही है। ठीक है, तो इसी बात को नोट कर लेते हैं क्या कि जो नियर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, स्मॉलर होते हैं, यानी नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो शेप होता है क्या होता है, स्मॉलर। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप। वायर से अवे जाएंगे क्या होगा, अवे द वायर शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, लॉन्गर सर्कुलर। क्या होगा, लॉन्गर सर्कुलर। यहां लिख लीजिए पूरा सर्कुलर। ठीक है, और एट सेंटर, इसके सेंटर पर क्या है, स्ट्रेट दिख रहा है, तो एट सेंटर शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और तो हमने शेप फाइंड आउट कर लिया, शेप होगा सर्कुलर और इसमें 3 कंडीशन है। ये एग्जाम में इसी तरह पूछे भी जाते हैं कि नियर कैसा होता है, वायर से दूर जाते हैं तो कैसा होता है, और उसके सेंटर पर कैसा होता है। तो मैंने क्वेश्चन को यहां पर लिख दिया पहले से। सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, हमारा सेकेंड मोटिव क्या होता है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना। हमें शेप तो पता चल गया सर्कुलर होगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगा, तो पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन किसने फाइंड आउट किया था। तो बताइए आप, डायरेक्शन किसने फाइंड आउट किया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। यानी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने बताया था, तो यहां लिख लेते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और ये रूल होता क्या है, तो इसके पिछले लेक्चर में जब इसको भी डिस्कस किया था कि राइट हैंड थंब रूल में बताया गया था कि जो हमारा राइट हैंड है
उसमें ये जो थंब है, थंब वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये थंब क्या है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बाकी फिंगर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसमें यह भी बोला गया था कि जो फिंगर्स है वो कर्व होना चाहिए, तो जो कर्व फिंगर्स रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर इस तरह हैंड रखते हैं तो ये वाला क्या होगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फिंगर्स है इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो जो कर्व फिंगर्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी को इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सर्कुलर वायर इस तरह ले लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें डायग्राम में कि जो करंट डायरेक्शन इस तरह है, मतलब इस तरह हो जाएगा यहां पर, अरे यहां से इंटर करेगा और इस तरह होते हुए निकल जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, जो करंट है वो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो अगर इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट, जैसे कि डायग्राम लिख रहा है यहाँ पी ले लिए हैं पॉइंट। ठीक है, ऐसे जो टच करके जो लाइन पास करेगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को। तो देखिए ये पॉइंट है, ऐसे क्या एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, और ये जो टेंजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट पी का करंट के डायरेक्शन को, या आईपी लिख सकते हैं। यानी करंट डायरेक्शन ऐसे है, और जब करंट डायरेक्शन ऐसे है तो मान लीजिए है ऐसे। ठीक, अब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो रूल को अप्लाई करते हैं, इसको रख देते हैं यहां पर। जैसे ये मार्कर ही है, करंट डायरेक्शन मान लीजिए। ठीक है, यहां से अब रूल क्या कहता है कि जो हमारा थंब है, थंब को किधर रखना है, करंट डायरेक्शन रख दिया, और इस जो फिंगर्स है हल्का सा कर्व कर देना, और कर्व करके जब ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन मूव करेगा वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट। तो ये ऐसे जा रहा है यहाँ पर, तो यहां पर देखिए ऐसे खड़ाक से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी वायर के अंदर है। अरे पहले डायरेक्शन दिखा दिया ऐसे, यानी इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इनवर्ट। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड के इनवर्ट है, तो यहां बोलेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ट है व्हाइट बोर्ड के। क्लियर है? चलिए, अब अगर इस साइड देखेंगे तो वो बाहर से निकलता हुआ दिखेगा। कैसे? ये करंट डायरेक्शन थंब रख दीजिए, ऐसे खड़ाक से खड़ाक से खड़ाक से बाहर निकल रहा है, तो यहां पर डॉट लगा देंगे, यानी यहां से एंट्री करेगा, उधर से बाहर निकलेगा। और कंसेप्ट और स्ट्रांग करने के लिए मैं एक और पॉइंट लेता हूं। मान लीजिए करंट का ऐसे है, यहां कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट्स को ऐसे ड्रा कर लिया, और ये क्या है, पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये टच नहीं करना चाहिए, केवल एक ही पॉइंट टच करना चाहिए, आप कंसेप्ट समझिए बस। तो करंट आई क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट आई क्यू, मतलब क्यू का क्यू पॉइंट पर करंट डायरेक्शन इस तरह है। अब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो थंब रखिए, करंट डायरेक्शन रख दिया हमने, और इसको मूव करिए, खड़क 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 खड़क, यानी इन्वर्ट जा रहा है। ठीक है, यानी इसका भी इन्वर्ट होगा। और इस साइड देखेंगे तो क्या होगा, बाहर जा रहा है, यानी यहां पर इस तरह कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे, कहीं पर भी ले लेंगे, तो वो क्या होगा, वायर के इनसाइड क्या होगा, क्रॉस आएगा, मतलब इनवर्ट होगा, और वायर के बाहर जो होगा वो आउटवर्ट होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ट होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पर ड्रा कर लिए हैं। तो अगर डायरेक्शन देखना है कि जो लाइन है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वायर ऐसे गया है, तो करंट ऐसे है, तो करंट का एक टेंजेंट ड्रा किया तो ऐसे हो गया, ऐसे, मतलब ऐसे टच कर जाएगा।
तो आपको दिखा कि जो डायरेक्शन मुझे शो करना चाहिए वो ऐसे होगा, इस तरह। ठीक है, डायरेक्शन। तो ये है 3D। अगर इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आपका इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। तो ये हमने जो बताया बिल्कुल 3D है, 3D। और इसी को मैंने 2D में भी ड्रा किया, ये 2D है। तो बस खाली सिंपल सा वायर ले लिया और इसको प्लेन में ड्रा कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन आप देखिए ऐसे जा रहा है, बस सिंपल ड्रा कर लीजिए, इधर से इंटर करते हुए। ठीक है, चलिए अब बच्चों थर्ड पॉइंट सीखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां लिख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये किस पर बेस्ड होता है? तो जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पर। करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। जैसे कि इस समय क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा कर देंगे, अगर कर नहीं रहे हैं और उल्टा कर देंगे तो ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो किया गया है वो क्या होगा? अपोजिट करना पड़ेगा। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर पोलैरिटी चेंज कर लिए। पोलैरिटी मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव कर दीजिए और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे पॉजिटिव कर दीजिए, घुमा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर। यहां लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वह है फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए आराम से। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए बच्चों, तो फैक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है बच्चों? तो बच्चों यहां पे इसका इंटेंसिटी मतलब होता है क्षमता, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता। तो बच्चों जब वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, सर्कुलर वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल को जिस क्षमता से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा उसको हमको बताना है। तो और किससे वो अफेक्ट होगा ये सारी चीजें बताना है। तो पहला पॉइंट जो है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करता है करंट पर। करंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। लिखते हैं जो बी होता है, अच्छा इंटेंसिटी किससे दिखाते हैं? बी से। तो जो बी होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? करंट पर। लिख दे करंट फ्लो। और बी डायरेक्टली इक्वल्स टू आई हो जाएगा। रिलेशन जो होगा बी डायरेक्टली टू आई, यानी करंट बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा? बी भी बढ़ेगा। और करंट को डिक्रीज करेंगे
तो जो बी होगा वो भी डिक्रीज करेगा, इसीलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बच्चों। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट किया, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? तो ये देखा गया कि जब हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ता जा रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगा तो वायर से बहुत दूर तक की चीजों को भी वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। हर चीज को नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन को अट्रैक्ट करेगा, निकल को अट्रैक्ट कर सकता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, तो उन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। काफी दूर भी रखा रहेगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए, उसी से ये बनाया गया है रिलेशन, बी डायरेक्ट टू आई। सेकेंड पॉइंट बच्चों, जो बी होता है वायर के रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। ठीक है, और इसका रिलेशन होता है बी इनवर्सली इक्वल टू आर। यानी क्या है, आर बढ़ेगा तो बी डिक्रीज होगा, इनवर्सली है तो बी डिक्रीज करेगा, उल्टा वर्क करेगा। ठीक है, और क्या, आर को डिक्रीज करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसे, चलिए समझते हैं। अब देखिए, एक मान लीजिए एक सेंटर है यहां पर वायर का ऐसे, ठीक है, और इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। कोई दूसरा वायर है, इसके आर, ये पहला वायर है, ये दूसरा। अब इसकी रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अब ऐसे केस में पूछा जाएगा कि इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस कम है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, कंडीशन ये है कि दोनों में करंट क्या सेम फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट की वैल्यू, अगर करंट है 2 एम्पियर, तो इसमें भी अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर फ्लो कराया जा रहा है, तो उस केस में जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जिसकी रेडियस कम होगा मतलब छोटा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ये होता है। ठीक है, ऐसे रिलेशन। थर्ड पॉइंट, और कैसे ऑब्जर्व किया होगा था, उसके इसके आसपास कंपास नीडल लाकर रखेंगे तो अपने आप पता देगा। जो बी होता है बच्चों, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पर, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब एक सर्कुलर वायर लिया है, उसी पर एक दो ठो और लपेट दीजिए वायर को, तो क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा ना। ये एक वायर था ऐसे सर्कल, और उसी पर दूसरा वायर लगा दिया, फिर तीसरा चौथा, ऐसे वायर बढ़ाते जाएंगे, तो एक वायर के कारण मान लीजिए 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे के कारण क्या होगा, फिर 2 और निकलेगा, तीसरे कारण और निकलेगा 2, ऐसे बढ़ेगा तो सब ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं, रिलेशन लिखेंगे तो बी डायरेक्ट टू एन। चलिए नोट कर लीजिए ये सारे। फोर्थ पॉइंट, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो उसकी फॉर्मूला होगा बी इजकल टू म्यू नॉट, क्या बोलते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई टू आई अपान आर। क्लियर है बच्चों? और यहां पर पाई नोट कर लीजिए, ये पाई है, तो यह क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहां 2 पाई आई बाई आर होगा। चलिए, क्या क्या है इसमें ये भी नोट कर लीजिए।
अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको और बढ़ा दीजिए, इक्वल करके क्या लिख सकते हैं, ये 2 पाई से 2 पाई ये कट जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, पाई पाई कैंसिल है। चलिए, तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है कितना होता है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर इनवर्स, एम्पियर पर इनवर्स होता है। ठीक है, टी से टेस्ला, एम से मीटर, ए से एम्पियर करंट और इनवर्स लिखा है। और आई क्या है, तो आई बता सकते हैं, आई करंट हो जाएगा। और आर क्या है, आर तो बताइए, आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं। वैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, हमारा बस खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, जो मैंने बता दिया। हर एक एक पॉइंट क्या है, क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, एक एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने पीछे भी मैं बताया सब एक एक नंबर का क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर, आपका थ्योरी बहुत क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल हमें कंपटीशन में आता रहता है, तो कंपटीशन में देख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और ज्यादा भी नहीं आता, हमें 12th में पढ़ाना रहता है डिटेल में। तो कई बार छोटे मोटे एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए इसको। क्या होगा क्वेश्चन, तो अगर इस तरह कोई वायर है, सर्कुलर वायर है, ऐसे कर, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दिया, इसकी रेडियस दे दिया आर, आर इसका 2 सेंटीमीटर, क्या है, 2 सेंटीमीटर है, आर 2 सेंटीमीटर है, और जो करंट है बच्चों, करंट आई की वैल्यू वो भी 2 एम्पियर है। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एट सेंटर, एट सेंटर, इसकी सेंटर पर कितना होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताया गया है वो सेंटर के लिए है, यहां रखिएगा, सेंटर पर। तो क्या होगा, बी इक्वल टू, डायरेक्ट अगर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 I/R लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, सोचिए, तो यहां पर इसीलिए कई बार ये हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, 10⁻⁻7, और खाली म्यू नॉट की वैल्यू लिखना होगा, खाली म्यू नॉट की, तो क्या लिख देंगे, ये वैल्यू तो लिखेंगे, साथ में ये 4 पाई भी लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, ये म्यू नॉट की वैल्यू कितना होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। रख लीजिए, आई की वैल्यू कितना है, करंट है 2 एम्पियर, रख लीजिए, अपॉन ये 2 है, रख लीजिए, और नीचे आर है, आर की वैल्यू कितना होगा, तो देखिए आर 2 सेंटीमीटर था, 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, अब मीटर में चेंज करेंगे ना तो 2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो b इक्वल टू क्या दिखेगा, 2 से
4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2, और ये पाई रहने दीजिए इनटू, अच्छा नीचे वाला क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 पर -2 है तो ये ऊपर जाएगा, या फिर देखिए नेगेटिव नेगेटिव कट 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 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 पर -5 एंड 10 पर -5, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो, ये ऊपर चला गया 10 पर -5 हो गया, ठीक नोट कीजिए। अब ये 2 पाई ये या तो आप पाई की वैल्यू रख लीजिए या इसी पर छोड़ दीजिए, ये इतना वैल्यू हो जाएगा। अब बी का क्या हो जाएगा, यहाँ टेस्ला टेस्ला लिखते हैं, ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होगा 3.14 रख लीजिए और रख के सॉल्व कर लीजिए, फिर लिख लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।